विश्व और भारत के इतिहास में युद्ध तो कई हुए, लेकिन आज हम जिस युद्ध के बारे में बता रहे हैं वो एक तितर पक्षी के लिए लड़ा गया था। ऐसी वीरता की मिसाल आपको शायद ही दुनिया में दूसरी कहीं मिलेगी। यह ऐतिहासिक युद्ध गुजरात के सोरठ में स्थित मुली नामक स्थान पर सोढ़ा परमारों और चंबाड़ों के बीच हुआ था। माना जाता है कि आबू के अनल कुंड से परमार की उत्पत्ति हुई। इन परमारों ने आबू, उज्जैन और चित्तौड़ पर शासन स्थापित किया। चित्तौड़गढ़ के मुख्य द्वार को बनाने वाला इसी परमार वंश का एक वीर पुरुष था। इसी वंश की एक शाखा सिंध के रण विस्तार में जा उतरी। ये शाखा को चलाने वाले प्रथम पुरुष सोढ़ा जी, उन्हीं के ही नाम से परमार वंश की शाखा का नाम सोढ़ा पड़ा। सोढ़ा परमारों के हाथ से उमरकोट उस समय उनके बिगड़ते हालातों की वजह से छूट गया और उनके पास नगर पालक का छोटा सा विस्तार रह गया। बाद में सिर्फ थरपाकर ही रहा। थरपाकर का राज यानी रेतीले मैदानों का राज। सोढ़ा रतन जी का स्वर्गवास हुआ था, लेकिन माँ जोंबाई अभी बैठे थे। माँ जोंबाई के 4 पुत्र थे, आखोजी, आसोजी, लबधीरजी और मुंजाजी। लेकिन संवत 1474 के अंदर पारकर में बड़ा अकाल पड़ा। इस अकाल से बचने के लिए उन्हें अपना राज थरपाकर को छोड़ना पड़ा। अखोजी और आसोजी वही रहे और उन्होंने अपने 2 भाई लबधीरजी और मुंजाजी को 2000 सोढ़ाओं और उनके पशुओं को लेकर अकाल से बचने के लिए हरे भरे प्रदेश की खोज में सूरत की ओर आगे बढ़ने की अनुमति दी। साथ में माता जोंबाई चलने को तैयार हो गई। माँ जोंबाई रथ में बैठे और 2000 सोढ़ा उनके रथ को घेर के अपने पशुओं को चराते हुए आगे बढ़ने लगे। उनके इष्ट देव गोड़ी पारसनाथ की प्रतिमा पारकर के पीलू गांव में स्थापित थी। लबधीरजी रोज सुबह दर्शन करने जाते और उसके बाद अन्न और जल ग्रहण करते। लेकिन सूरत की ओर आगे बढ़ने की वजह से रास्ते के अंतर के साथ वक्त भी लंबा होता जा रहा था, जिससे रोज सुबह दर्शन करने पहुंचने में 2 दिन का लंबा वक्त भी लग जाता था। तो एक रात लबधीरजी के सपने में उनके इष्ट देव गोड़ी पारसनाथ आए और उन्होंने उनको रास्ता दिखाया कि कल सुबह तुम्हें एक गाय दिखेगी। वो चलते चलते जहाँ रुक जाए वहाँ पर खोदने से तुम्हें एक प्रतिमा मिलेगी। उसके दर्शन करके रोज भोजन करना और रथ में विराजमान करके अपने साथ ले जाना, और जहाँ रथ रुक जाए और ना हटे तो वहाँ अपना मुकाम बनाकर रहना। सुबह ऐसा ही हुआ। पंचाल भूमि में मांडव पर्वत पर मूर्ति मिली। मांडव राय की प्रतिमा को जोंबाई माँ अपने साथ रथ में विराजमान किया और हरी भरी पंचाल भूमि को देखते हुए सोढ़ा परमार आगे बढ़ने लगे। चलते चलते एक दिन उस सुंदर प्रदेश के अंदर एक छोटी सी नदी के बीचों बीच वो रथ खड़ा हो गया। उसे वहाँ से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकला। तो लबधीरजी ने प्रतिमा के सामने पगड़ी उतार कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि आपने मुझे सपने में कहा था, वो मुझे याद है कि जहाँ रथ खड़ा हो जाए वहीं पर गाँव बसाना है। लेकिन नदी के बीचों बीच गाँव कैसे बसा सकते हैं? आप नदी के उस पार पधारे तो वहाँ मैं स्थापना कर सकता हूँ। इतना कहकर जैसे ही उन्होंने उस रथ को छुआ तो वो रथ एकदम से आगे बढ़ने लगी। नदी के उस पार जाकर रथ रुका। उसे आज नाला तोड़िया के नाम से जाना जाता है। वहीं पर सोढ़ा परमार ने अपना बसेरा बनाया और अपने पशुओं को चराने लगे। लेकिन पराई भूमि पर वहाँ के शासक की अनुमति के बिना कैसे रह सकती है? तो लबधीरजी ने छानबीन की तो पता चला कि भूमि वढवान के राजा विसलदेव बाघेला के शासन में आती है। छोटे भाई मुंजाजी के हाथ में सारी जिम्मेदारी देकर लबधीरजी वढवान पहुंचे। वहाँ दरबारगढ़ में विसलदेव चौपट खेल रहे थे। वहाँ जाकर लबधीरजी ने घोड़ी से उतरकर लगाम को बगल में दबाकर बाघेला राजा को राम राम किया। कदावर शरीर, पानीदार लेकिन भक्ति भाव की 2 बड़ी आंखें और चेहरे का तेज देखकर विसलदेव के मन में लबधीरजी बस गए। मेहमान का परिचय पूछे बिना राजा ने सवाल किया, चौपट खेलेंगे? लबधीरजी ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। यह कहकर दोनों ने चौपट खेलना शुरू किया। जब शाम हुई तो विसलदेव ने उनसे उनका परिचय पूछा तो लबधीरजी ने सारा हाल कह सुनाया। विसलदेव ने कहा, वो भूमि तो ऐसे ही पड़ी है। अगर आपने कब्जा किया होता तो बात और थी, लेकिन आपने नीति नहीं छोड़ी, इसलिए मैं आपको वो भूमि देता हूँ। शांति से गाँव बसाओ, लेकिन एक शर्त है, आपको रोज रोज चौपट खेलने आना पड़ेगा। लबधीरजी ने शर्त कबूल की और अपने पड़ाव की ओर निकल गए और रोज रोज वढवान के दरबार में चौपट खेलने आने लगे। दोनों के बीच ऐसी दोस्ती हो गई कि उनके बिना विसलदेव को खाने में भी मन नहीं लगता था। एक पहाड़ी सिंध के राजपूत का वढवान के दरबार में इस तरह बढ़ता प्रभाव रानी और दरबारियों को सख्त नागवार था। तो लबधीरजी को हटाने के लिए बाघेलाओं ने रानी को साथ लेकर एक योजना बनाई। रानी का मायका सायला था, जहाँ चंबाड़ जाति के राजपूत राज करते थे। रानी ने अपने भाई और भतीजों को बुलाकर कहा कि अगर मेरे भाई हो तो उन सोढ़ा परमारों को मार मार के वापस पारकर का रास्ता दिखाओ।
फिर चंबाड़ों ने शिकार का बहाना बनाया और शिकार की ओर निकले। जंगल में उनके हाथ एक तितर पक्षी लगा। तीरंदाजों के तीर से तितर घायल हुआ और दर्द से फरफराने लगा। उसकी पंख टूटने से वो उड़ नहीं सकता था, लेकिन पैर अभी ठीक होने की वजह से वो दौड़ा दौड़ करने लगा। जंगल के दूसरे पक्षियों ने भी शोर शराबा मचा रखा था। सायला गांव के चंबाड़ तीरंदाजों ने कहा, ध्यान रखना भाइयों, ये तितर कहीं और ना जाए, इसे परमाणु के पड़ाव की ओर निकालो, लड़ाई का बराबर बहाना मिलेगा। ये बोलते ही चंबाड़ तीरंदाजों ने घायल तितर को घेर कर सोड्डा परमाणु के पड़ाव की ओर भगाया। चीखते हुए तितर पड़ाव की ओर दौड़ा। उस वक्त सुबह माता जोम्बाई अपने इष्ट देव मांडवराय की पूजा कर रहे थे। वही वो तितर मूर्ति के बाजट के नीचे आकर छुप गया। उसकी चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर माँ जोम्बाई ने प्रभु की पूजा को बीच में रोककर उसे वहाँ से निकाला। तितर के शरीर से काफ़ी खून निकल रहा था। उसे अपनी गोद में ले लिया। वो तितर भी माँ की गोद में हो ऐसे चिपक गया। तितर को सहलाते हुए कहा, डरो मत, यहाँ मेरी गोद में आने के बाद तुम्हें डर किसका है? ये राजपूतानी की गोद है मेरे बच्चे। तभी बाहर आंगन में चंबाड़ों घोड़े समेत आ पहुँचे। चंबाड़ों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, हमारा शिकार यही आया है, हमारा शिकार हमें वापस करो, ये किसके पड़ाव है? तभी सोडाओ अपने पड़ाव से बाहर निकले और पूछने लगे, कौन है आप लोग और इतना शोर क्यों मचा रहे? यहाँ बाहर से आने वालों के पड़ाव है, इतना तो ध्यान रखिए भाइयों। चंबाड़ों ने कहा, हमारा शिकार हमें वापस करो जल्दी। तभी सामने से आते जोम्बाई माँ दिखे। उनकी गोद में तितर था। राजपूतानी ने वीरता से कहा, ये सब क्या है? तभी चंबाड़ बोले, यही है हमारा शिकार, ये हमें वापस करो। जोम्बाई ने कहा, इस तितर को हम कैसे वापस कर सकते हैं भाइयों? ये हमारी शरण में आए और शरणार्थी को एक राजपूत कैसे वापस कर सकते हैं? तभी चंबाड़ों ने क्रोध में कहा, ये सब बात छोड़ो और हमें हमारा शिकार वापस करो। तो जोम्बाई माँ ने तितर के बदले अपने गाय और भैंसों को देने की बात कही, लेकिन शरणार्थी तितर को देने से इनकार कर दिया। चंबाड़ों को लड़ाई का बहाना मिल गया। उन्होंने उसके बदले उनसे युद्ध करने की चेतावनी दी और म्यान से तलवारें खींच ली। जोम्बाई माँ ने परिस्थिति को देखते हुए अपने बेटे को ललकारा, बेटे एक पक्षी है लेकिन हमारा शरणार्थी है, उसके लिए हमारे पास मरने और मारने के अलावा कोई और चारा नहीं है। आज भले ही चंबाड़ों पार कर परमाणु की राजपूती शान देखते जाए। यह सुनकर उनके बेटे मुंजाजी झट से खड़े होकर आगे आए और फिर उस दिन संवत 1474 और फागुन महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन था। रतन जी के पुत्र मुंजाजी रणभूमि में उतरे। 500 चंबाड़ों और 140 सोडा परमाणु के बीच घमासान युद्ध शुरू हुआ। चंबाड़ों के तीर और भाले बरसे और सामने सोडा परमाणु के तलवारों ने दुश्मनों के सर धड़ से अलग करने शुरू कर दिए। दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ। शाम होते ही युद्ध पूरा हुआ। 500 चंबाड़ मारे गए और 140 सोडा परमाणु वीर गति को प्राप्त हुई। एक तितर पक्षी के लिए सोडा परमाणु युद्ध करके इतिहास में अमर हो गए। उस वक्त लखधीर जी विसल देव के दरबार में चौपट खेल रहे थे। वो इस धोखे से अनजान थे। रानी ने उनको भी उसी दिन वही मारने की योजना बनाई थी। शाम होते ही रानी ने विसल देव को अपने पास बुला लिया। तो राजा ने मेहमान को अकेले न छोड़ने की बात कही तो रानी ने गुस्से में उन्हें और उनके भाइयों को मारने की पूरी बात कही। विसल देव को सारा षड्यंत्र समझ में आ गया। विसल देव दौड़ते हुए लखधीर जी के पास पहुंचकर कहने लगे कि उन पर बड़ी आफत आने वाली है, यहाँ से जल्दी से भागने और वापस न आने को कहा। जल्दी लखधीर जी घोड़ी पर सवार होकर घोड़ी को भगाया, लेकिन गढ़ के बाहर निकलने से पहले ही रानी के साजिश में शामिल दरबारी बीच में आ गए। उन्होंने लखधीर जी को उनकी हांसली घोड़ी देने को कहा। लखधीर जी ने कहा, हाँ मैं देता हूँ, लेकिन दरवाजे के बाहर जाकर, क्योंकि मैं एक राजपूत होकर नीचे जमीन पर चला तो मेरी आबरू जाएगी। दरवाजे पर पहुंचकर घोड़ी को पैर की एड़ी मारी तो हांसली घोड़ी दौड़कर दूर जाकर खड़ी हो गई। तभी लखधीर जी बोले, राजपूत के घोड़े और सर दोनों एक साथ ही लेने चाहिए, अब से ये बात भूलना मत। और हांसली घोड़ी को तेजी से भगाने लगे। उसके पैर में लोहे की नाल थी जिसे लखधीर जी निकालना भूल गए थे, लेकिन अब निकाल भी नहीं सकते थे क्योंकि पीछे वडवान की सीमा थी। हांसली को तेजी से भगाते हुए उन्होंने अपने पड़ाव पे आकर देखा तो माँ जोम्बाई मुंजा जी के मृत शव के सर को गोद में लेकर बैठे थे। एक तितर के लिए मुंजो जी और अन्य सोडा भाइयों की बलिदान की बात सुनकर लखधीर जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। फिर माँ जोम्बाई बेटे मुंजा जी के शव को गोद में लेकर सती हुई। आज भी उस जगह पर माँ जोम्बाई के बलिदान के प्रतीक रूप आड़िया आज भी है। माँ और भाई को स्वर्ग के रास्ते छोड़कर लखधीर जी शोक में नहीं पड़े। उन्होंने उस जगह पर गांव बसाया। एक मालधारी की स्त्री रोज दूध देने आती थी। लखधीर जी ने उसे अपनी बहन बनाया। उसका नाम मूली था। मूली की ममता से परमार ने उस गांव का नाम मूली रखा।
इस तरह आज का मूली सोडा परमाणु की राजधानी बना।